जिस घर में मैं बैठा हूँ यहाँ दरबारियों की कमी है। लोग तो दरवाजे से सीधे आते थे और पीठ किए बगैर ही पीछे चलते थे। आईबी जितना पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, यू हैव नो आइडिया। लोगों की वीडियोस बनाई जाती हैं, लोगों की ऑडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं। आप सपोर्ट करते हैं? आप ओह यस आई डू। हम क्यों नहीं कबूल कर लेते कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाक फौज है। जनाब वजीर खजाना साहब, अगर मैं आपको 8,500 रुपए दूं, आपका तो गुजारा हो जाएगा ना। आपका 1 घंटे का खर्चा इतना नहीं है। जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी काम क्यों नहीं कर रहा? बिजली आप ना चलाएं गर्मियों में, गैस का इस्तेमाल ना करें सर्दियों में, गैस का इस्तेमाल सर्दियों में और बिजली का इस्तेमाल गर्मियों में ना करें तो फिर कब करें? आप ना चलाएं ना हजूर। 55 रुपए लीटर पेट्रोल था जहाज का, ये कौन सा हेलीकॉप्टर था? अगर इतना सस्ता है तो हम अपने हेलीकॉप्टर खड़ा करें, छत के ऊपर निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल आपका नाम? जी राइट। और आपके फादर जो थे वो DGI ISI रहे। जी सब लोग उन्हें जानते हैं। मेरे ख्याल से आपके नाम से ही लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मैं किन पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। हमीद गुल साहब के आप बेटे हैं। सर, पॉलिटिक्स आपने ज्वाइन की, अभी आप एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप क्या क्या हैं, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनरल हमीद को, अच्छा, हाँ, ठीक है। जनरल हमीद को पाकिस्तान फौज के जर्नैल थे जी, मैदान जी। में खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन के लिए आज भी जो है वो एक बहुत मुश्किल मरहला है। ठीक। बिकॉज़ वो कहते हैं कि जी ये हमीद कुल स्कूल ऑफ थॉट है। अच्छा जो सर। ये उनकी डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन मार की नहीं होती है। देखें, लॉट्स ऑफ आर्मी चीफ्स आए गए, आपने देखा जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी डॉक्ट्रिन उसी दिन खत्म हो खत्म जाए। हो जाती है। कोई राइट। 6 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, लेकिन डॉक्ट्रिन फिर जो है वो फारिग हो जाती है। आज वो राइट। डॉक्ट्रिन आपको नज़र नहीं आती कहीं भी। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे फादर की डॉक्ट्रिन मौजूद है, तो मैं इसलिए आई एम अ वेरी प्राउड सन। मैं तहरीक जवानान पाकिस्तान तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा मैं अपना ज़िम्मेदारा करता हूँ। ठीक है। हमारी जो एंसेस्ट्रल ज़मीन है, मेरे पाकिस्तान बनने से पहले भी दादा-परदादा की, मेरे जो गाँव है, उसका नाम भी मेरे दादा के नाम पे है। वो किस फ़ौज में नाम से थे, है? सब चक सूबेदार वाला कहलाता अच्छा है वो। सर। वो सूबेदार मेजर थे फ़ौज के अंदर। तो उस ज़माने में सबसे बड़ा रैंक ही फ़ौज के लिए यही होता था। कहाँ देते थे ये, आपको एग्जैक्टली। पता ही है। मुसलमानों को तो आगे नहीं बढ़ने देते थे। तो हम बुनियादी तौर पे पश्तून हैं, तो वर्षक के रहने वाले हैं और ये सवात के अंदर एक जगह है। वर्षक गाँव जो था, वो पहले वर्षक कहलाता था। फिर जब ये आपको पता है सैयद अहमद शहीद का काफ़िला जब गया और फिर वो बालाकोट के अंदर टकराया सिखों के साथ, तो फिर उसके बाद सिखों ने हंट करना शुरू कर दिया कि ये कहाँ से आते हैं। तो हमारा एक मेरे जो एंसेस्टर्स थे, उनका मदरसा था और वो वहाँ जो है वो ज़ाहिर है बच्चों को तालीम वगैरह देते थे। आजकल की मॉडर्न एजुकेशन तो थी नहीं, तो मदरसे में ही तालीम होती थी। तो वो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ से लोग जो है ना वो जहादी सोच लेके निकल रहे हैं। ओके। इनको जो है वो मारा जाए। फिर वो आए, सब डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस-नहस कर दिया और उसको जला दिया, पूरे गाँव को, इलाके को जला दिया। उसका नाम तोर वर्षक हो गया। पश्तो के अंदर तोर कहते हैं काले को। तो वो जब जल गया तो तोर वर्षक हो गया। 100 साल फिर वहाँ कोई नहीं आया। फिर वी मूव टू हमारे जो बड़े थे वो मूव करके आ गए लाहौर के अंदर। राइट। शायद बिट्ठा बाज़ार के अंदर एक जगह है कूचा सूबेदारा, हाँ, हाँ। वो उन्हीं के नाम से मशहूर है। अच्छा, ठीक है। वो उनके नाम से है। राइट। फिर वो उनको ज़मीन मिली सरगोदा के अंदर, कुछ हमारी वर्षक में तो थी। तो बस फिर वो पाकिस्तान में और लेकिन हमारे कुछ फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि सारे एक ही एक जो है ना 7 पिछली नस्लों में एक ही बेटा होता था। अच्छा। तो वो मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह वो पहले थे जिनके 2 बेटे हुए। अच्छा, सही। एक मैं हूँ, एक मेरे बड़े भाई हैं। ओके। तो फिर वो 2 बेटे हुए, तो इस तरह से फिर जो वरना वो तो वो जब सरगोदा आए, तो मेरे दादा जो थे वो पाकिस्तान की तहरीक से मुंसलिक हो गए ज़बरदस्त। और तहरीक पाकिस्तान के बड़े एक्टिव वो मेंबर रुकन थे। थे। फिर उसके बाद उन्होंने जब पाकिस्तान बन गया तो मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट जॉइन कर लिया। सही। फिर उनका हार्ट एंड लार्ज था, वो फिर उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेके तब तक नहरी निज़ाम वगैरह आ गया था, ज़मीनों के ऊपर तवज्जो दी एंड दैट इज़ हाउ कि वो सरगोदा के अंदर ज़मीन जो है वो आज भी चक सूबेदार वाला अच्छा, सही। कहलाता है और वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बस वो ये हमारे पीछे जो फैमिली बैकग्राउंड है। फिर फादर भी एक ही बेटे थे। फिर वो फ़ौज में चले गए। फ़ौज में 18th पीएमए लॉन्ग कोर्स उन्होंने जो है वो जॉइन कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो आज कहलाए जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस और सही। कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान में कायम हुई, वो भी मेरे अब्बू ने की।
तो ही द पायनियर ऑफ दैट। वो तो जबरदस्त ही चीज है। और मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जिम्मेदारा करता हूँ अपना, जैसे मैंने कहा कि ये जमीन का हमारा, इसके अलावा जो है वो अपना बिजनेस करता हूँ, फ्यूल पंप है, ठीक है। उसका बिजनेस करते हैं, उसमें पार्टनरशिप है राइट। और साथ ही साथ जो है वो छोटे मोटे कोई कहीं अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो वो आदमी, जिस तरह से आजकल हर आदमी कर रहा है लिविंग के लिए, अपने आजकल मुश्किल हालात हैं। बहुत अच्छी आपकी ग्रिप है पॉलिटिक्स पर, जो दफाई निज़ाम चल रहा है मुल्क में है उस पर, इंटरनेशनली जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जंग के हालात चल रहे हैं, ईरान अमेरिका की जंग के ऊपर। मैंने आपका अकाउंट देखा, ज़ाहिर है मैंने आपकी रील्स देखी, तो मुझे लगा कि आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। तो ये ग्रिप कहाँ से आई? मैं जो कुछ हूँ अपने माँ बाप की जूतियों तो फैल हूँ, हम्म, मेरा कोई अकल नहीं है। अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछें, बस उनकी संगत में, वो कहते हैं ना कि वो जो काजी के घर के चूहे भी सैने होते हैं, तो ठीक। मेरी वालदा जो है वो काजी फैमिली से बिलोंग करती थी। राइट। मेरे परनाना जो थे वो काजी थे, बकायदा शहर के काजी थे। सही। एक मऊ जगह है इंडिया के अंदर, तब ये एक ही था, तो उसमें वहाँ वो शहर काजी थे। तो राइट। वो मेरी अम्मी जब जलाल में आती थी ना, तो वो कहती थी मेरा नाम काजी अफसर नहीं, अगर मैंने ये नहीं किया तो। राइट। वो एक जलाल उनका था, ठीक। बड़ी वेल रेड खातून थी, हम्म। बहुत पढ़ी लिखी, बड़ी बड़ी किताबें, और वो मतलब कोई आप बड़े अच्छे अच्छे लोग, और बानो कुद्सिया साहिबा हम्म। बहुत उनसे मोहब्बत रखती थी, बहुत जो है वो उनका एहतराम करती थी। हम्म, और फिर इसी तरीके से दीगर बड़े बड़े नामवर लोग, तो हम्म, मेरी अम्मी जा जाके मिलती थी, जनरल शफीकुर रहमान से मिलती थी, वो जो बड़ी अच्छी उनकी किताबें हैं, किरणें हैं, झरने हैं, मुख्तलिफ जो है वो बड़े मजाक के अंदर लिखते थे। डिप्टी नज़ीर अहमद है, और ये सारे हमने फिर नसीम इजाज़ी साहब अल्लाह बख्शे उनको, हमारे घर आके रहते थे, तो सही। उनसे जो है वो हम वो लेते थे। आखिरी किताब उन्होंने मेरे अब्बू के नाम से मंसूब भी की थी, जबरदस्त। बयान। तो लिटरेचर से तो बचपन से ताल्लुक था। तो लिटरेचर जो है वो, और उससे, और वालिद साहब अल्लाह का शुक्र है, उनका अपना एक स्कूल ऑफ थॉट था, अपना नजरिया था, और बड़े पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है पढ़ा लिखा आदमी, एक होता है, मैं समझता हूँ कि जो उनसे मुझे हासिल हुआ वो सोचने का एक तरीका आ गया, हम्म, एक राइट और रॉन्ग में पहचान हो गई, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बहुत। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा होना आ गया। हम्म, वो प्रिंसिपल्स पे नहीं झुकते थे, वो कहते थे इफ आई एम राइट व्हाई मस्ट आई बेंड, लेट द अदर साइड बेंड। ठीक। तो साथ ही फिर वेलफेयर का काम शुरू हम्म, किया। मैंने एक सर्विस फॉर ऑल के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और वो जन साहब की हयात में बनाई, हम्म, 2000 फिर ये 2012 के अंदर गालिबन। राइट। और उसके बाद फिर वो आज काम कर रही है, उसमें हम बच्चियों का ऑर्फनेज है, राइट। उसके अंदर फ्री फ्री स्कूल है, और अच्छी खासी 350 बच्चियां, अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी जगह है, 12.5 एकड़ जमीन हमने दी। और इसके अलावा जो है एक मॉडल विलेज बनाया, और ये 54 सब हाउसेस कहाँ का। पे है? ये सरगोदा में? सरगोदा के अंदर है, ठीक। 54 हाउसेस का, 10 और 5 मरले का। जिस तरह से आप इस कॉलोनी में आई हैं, इसी तरह की कॉलोनी वहाँ है, लेकिन वो सिर्फ गाँव वाला माहौल है। अच्छा सब। तो वहाँ 50, और जो आदमी उस दिन एलिजिबल था, शादीशुदा था, उसको फ्री घर, अबू ने मेरे, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, उन्होंने फिर वो फ्री घर वहाँ दी, मलकियत दे दी, हालांकि मलकियत कोई नहीं देता। फिर इसी तरीके से कुछ और वेलफेयर के काम करते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं, कुछ कश्मीर में बहुत मैं काम करता हूँ, वहाँ बहुत खूबसूरत बच्चियां हैं जो मकबूजा कश्मीर की आती हैं। एक दफ़ा मैं गया तो कहती हैं भाईजान हम वहाँ जाते हैं तो लड़के वाले हमें तंग करते हैं, तो पानी नहीं आ रहा, हम दस्तकारी करना चाहते हैं, हम पढ़ी लिखी हैं, कंप्यूटर्स को अगर हमारे पास हों, तो फिर उनके लिए कुछ दोस्त हैं, उनके साथ मिल के हमने कंप्यूटर लैब बनवाई और काम किए, या पानी की स्कीम कोई वहाँ बंदोबस्त किया। ये तो मुंबई एक एम्बुलेंस सर्विस है जो नारोवाल और शकरगढ़ के दरमियान में चलती है, और वगैरह वगैरह। जब भी कोई जलजिला है या कोई कराची में पानी का मसले थे, लोगों के वहाँ पानी लगवा के दिया। थरपारकर में काम किया, थरपारकर के अंदर मेरा एक बाकायदा मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहा है, जबर। और साथ थिंक तो टैंक ये एक चला आपका रहा हूँ। कोई एनजीओ में सारी चीजें रजिस्टर्ड हैं, या अच्छा, सारी जहां आपको लगता है कि यहाँ काम करने की अपॉर्चुनिटी है वहां आप जंप इन कर जाते हैं? ये प्रॉपर रजिस्टर्ड है, अच्छा। इसके बैंक अकाउंट है बकायदा, जो इसके नाम पे, सर्विस फॉर ऑल के नाम पे है, ओके सब। मेरे नाम पे अच्छा नहीं अच्छा है, ना ठीक। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम्म। तो ये एक एक टेडी पैसा हम्म। जो कोई अगर दरमियान में, ज्यादातर तो हम खुद करते हैं, लेकिन जो कोई दे, तो बिलीव यू मी, अमूमन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कहती हैं कि जी इसमें हमारा सर्विस चार्जेस हैं 7%, एग्जैक्टली, हाँ, इसलिए 10% या चाहिए। वट एवर,
अगर आपने लेट्स से कि 1 लाख रुपए दिया है तो 1 लाख ही जाएगा थर पार कर। सही। उसमें से जो बैंकिंग चार्जेस है वो मैं दूंगा। ओके, जबरदस्त। वो ये नहीं है कि वहाँ की तनख्वाहें या फलाना वो आपके नहीं, वो आपने दिया अगर के आंखों के इलाज के लिए, आंखों का इलाज ही होगा। समझ। तो ये अमानत होती है अल्लाह के, हाँ पकड़ बड़ी सख्त है सही। दुनिया में तो बच हाँ, जाता है। ऐसे बहुत कम काम कर रहे हैं लोग, जी इस तरह से काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। सर हम जंप इन करें पॉलिटिक्स पर, आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? डेमोक्रेसी है मुल्क में, नहीं है? इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करें। उससे पहले मैं चाहूंगी कि 2-3 आपसे सवाल कर लूं। रियल मीनिंग क्या है? पाकिस्तान में क्या मतलब है पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स तो अपना रियल मीनिंग पूरी दुनिया में खो बैठी है। राइट। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। कहाँ है पीपल? चलें हम मगरिब से शुरू करते हैं। बरतानिया के अंदर लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा का इज्तिमा होता है। वो कहते हैं कि इराक में फौज नहीं जानी, गजा के अंदर जो है वो जुल्म हो रहा है। और हुकूमत क्या काम करती है? ऑपोजिट। ऑपोजिट काम करती है। अमेरिका में 80 लाख लोग 3200 शहरों के अंदर निकलते हैं ईरान के हवाले से, और हुकूमत क्या करती है? बमबारी, हमला। हमला। पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी है? कब थी? हम्म। कब है? आज है डेमोक्रेसी? हम्म। कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और जब ये लेट्स से के माजी की हुकूमतों को देख लें, हाँ। डेमोक्रेसी थी? पता नहीं है मुझे। मतलब जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये बचपन से मैं देखता रहा हूँ कि कौन किस तरह से हमारे घर में आता था और किस तरीके से जो है वो जाता था। लोग तो दरवाजे से सीधे आते थे और पीठ किए बगैर ही पीछे चलते थे। राइट। यहाँ तो दरबारियों की कमी है, राइट। कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है। और जब ये हुकूमत में आ जाते हैं, ये डेमोक्रेटिक मैयत हैं जो लेते हैं। आप मुझे बताएं, क्या मौजूदा हुकूमत के अंदर वजीर जो हैं बगैर जो है वो किसी की मर्जी के काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फौज का एक बहुत रोल है, राइट। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। देखिए, जब पाकिस्तान फौज का रोल नहीं था, आईएसआई में पॉलिटिकल सेल पहले कभी नहीं था। राइट। लेकिन जब 74 के अंदर पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, उसके बाद भुट्टो साहब ने उस टाइम पे प्रेसिडेंशियल डिक्री के जरिए बकायदा आईएसआई में पॉलिटिकल सेल कायम किया। क्योंकि उससे पहले फौज यही सोचती रही और रियासत ये सोचती रही, हुकूमत ये सोचती रही कि पॉलिटिक्स में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। इट वाज करेक्ट। राइट। लेकिन जब मुल्क टूट गया तो वो किस बुनियाद पे टूटा? सियासत की बुनियाद पे टूटा। इधर हम उधर तुम की बुनियाद पे टूटा। वो मुक्ति बहानी की वजह से टूटा। वो इंडिया की साजिशें थी जो उसने पॉलिटिकल तरीके से रचाई और पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो फिर ये फैसला किया गया एंड आई सपोर्ट, मैं इस को सपोर्ट करता हूँ कि आपने वहां उस टाइम पे पॉलिटिकल सेल कायम किया, लेकिन फिर आप उसको कंट्रोल करने से कासिर रह गए। आप उसको अपने आप मकासद कंट्रोल के में लिए आ गए। कोई कंट्रोल में नहीं आए। कौन से कंट्रोल में है? वो कह सकता है कि कंट्रोल में है, कोई कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो हुकूमतें उस सब के बाद पीपल्स पार्टी की गालिबन ये मेल मिला के पीडीएम को भी मिला ले तो ये अब 5वीं हुकूमत बनती है। कहते तो रहते हैं कि जी नहीं हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, है क्यों नहीं? सारे एग्जीक्यूटिव आपके बैठे हुए, गवर्नर आपके हैं, प्रेसिडेंट आपका है, चेयरमैन सेनेट आपका है, आप कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में नहीं? तो 5वीं हुकूमत इनकी है, कर दिया खत्म पॉलिटिकल से। और इसी तरह से तकरीबन मियाँ साहब की हुकूमत है, कर दिया पॉलिटिकल सेल। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, कर दिया उन्होंने पॉलिटिकल सेल। नहीं, ये वो मीठी छुरी है जो आपके हाथ में हो तो मीठी, अगर मेरे हाथ में आ जाए आप सपोर्ट किस तरह करते हैं? आपने कहा मैं सपोर्ट करता हूँ, बट आपने उसे एक्सप्लेन नहीं किया। सपोर्ट मैं ऐसे करता हूँ कि पॉलिटिकल सेल इसलिए होना चाहिए कि जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, कोई गलत ना करे। जैसे पानी का इशू है, कोई जाके ये ना हो कि इंडस वाटर ट्रीटी को सैबोटाज कर दे, कोई जाके फॉरेन पॉलिसी ऐसी करे कि भाई पाकिस्तान लेट से प्रो सऊदी अरब चल रहा है, आप अचानक एक नई फॉरेन पॉलिसी मुतारिफ कर रहे हैं और सऊदी अरब को साइडलाइन कर दें। तो ये मैं इसके ऊपर, लेकिन डायरेक्ट इंटरवेंशन हर जगह के ऊपर इंटरनल विंग के जो सेक्टर्स बने हुए हैं, आई डोंट थिंक कि वो इतने नेसेसरी हैं। देखें, आईएसआई का काम जो है और किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का, आईबी का भी, हम जब भी बात करते हैं आईएसआई पे बात करते हैं, आईबी की बात ही नहीं करते। आईबी जितना पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, यू हैव नो आइडिया कि किस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं। लोगों की वीडियोस बनाई जाती हैं, लोगों की ऑडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं, हर किस्म की चीजें की जाती हैं। ये उनका काम है। अच्छा, क्या पाकिस्तान के अलावा दुनिया में नहीं होता?
CIA तो बिल्कुल नहीं करती तो आप होती। सपोर्ट करते हैं आप इस ओ बात यस, आई डू, लेकिन मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि जहां पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो हम्म, वहां, ओके, ये नहीं कि क्या आप पर्सनल पार्टियों, इंटरेस्ट में चले जाएं? पर्सनल इंटरेस्ट में और पार्टियों को सपोर्ट करें। जैसे इमरान खान साहब की मैं मिसाल दे दूं, या आज की मिसाल देता हूँ यस कि प्लीज। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बात हम्म, करेगा, आप उसको जो है, नहीं, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करना है। राइट। इमरान खान साहब के तो ये आलम था कि जब पार्टी के कोई होता था तो बकायदा जनफैर साहब जो हैं लोगों को बुलवा लेते थे, भाई पार्टी के तुम खिलाफ क्यों खड़े हो। राइट। इसलिए इमरान खान साहब ने पार्टी की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, हम्म, जिसकी वजह से पार्टी का स्ट्रक्चर बिखर के रह गया। राइट। क्योंकि जो आदमी जरा सी वो टाल मटोल करता था तो फोन आ जाता था कि भाई जरा आ जाओ, तुम्हारा ये मसला है, तुम्हारा वो मसला है, भाई का प्रॉब्लम है, तो फाइल खुल जाती थी। राइट। वो बेचारे, और ये बात मैं नहीं कह रहा, खान साहब ने खुद कहा हम्म, कि 29 बिल हम एक दिन में पास कराते थे ISI की वजह से। ये हम्म, उन्होंने ही कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा। राइट। तो क्यों, जब उनकी हुकूमत थी, जब उनके पास ताकत थी, उनके पास मेजॉरिटी थी, तो फिर उनको ISI की क्यों जरूरत थी। राइट। ये गलत है। हम्म, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। मैं कौमी सलामती के मामलात के ऊपर बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। कश्मीर का मसला है, कारगिल का मसला है, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है, सैचेन का मसला है, ये वो मसाइल हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। हाँ, ये हो कि जी हम इंडिया के साथ टू मच पींगे बना रहे हो, लेट्स से, मैं इस बात के ऊपर भी बता देता हूँ। यहाँ एक ये भी सोच आई उस जमाने में कि जनाब मेमोगेट स्कैंडल, ठीक है। कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर दे देते हैं और पाकिस्तान की जो है वो $100 बिलियन दे दो। ये गलत है। हम्म, ये ठीक नहीं था। यहाँ इंटरवीन करना चाहिए, और किया गया, किया गया। और ठीक है। उसके बाद आप पता चलता है कि जनाब वहाँ लोग आ जाते हैं, ये मोदी आता है अपने गालिबन 126 रफका के साथ, बगैर वीजे के पाकिस्तान आ जाता है, राइट। शादी अटेंड करता है। हम्म, मियाँ साहब की जो गालिबन मेरे ख्याल में हम्म, शादी थी, और उस टाइम पे वावेला होता है। फिर ये कहा जाता है कि जी हम इंडिया से तिजारत शुरू कर देंगे। राइट। तिजारत शुरू करें, लेकिन पहले मसला कश्मीर और पानी का मसला हल करें। राइट। लेकिन उसके अलावा उसको बाईपास करके, वो तो इंडिया हमेशा से चाहता है। हम्म, ये वो चंद चीजें होती हैं, क्योंकि देखें एक फौजी जो होता है या एक जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर होता है, उसका एक अच्छा गुजरा होता है इसके अंदर, हम्म, इस सारे सिस्टम को, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझता है। उसका काम है कि वो उनको कहे। उसमें हरगिज में मकसद ये नहीं होता कि आप उसके लिए डिस्टेबलाइजेशन शुरू कर राइट। दें, बल्कि आप उसके लिए डायलॉग के साथ काम करें, आप आर्ग्यूमेंट दें, अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दें कि सर दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। और सर उसके इसमें लिए जरूरी है कि एक ऐसी सेंट्रल कमांड अथॉरिटी होनी चाहिए, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, आइडिया अच्छा है, उसमें हाजिर सर्विस जनरल हो। हम क्यों नहीं कबूल कर लेते कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो है वो पाक फौज है। क्यों नहीं कबूल करते हम? वी कबूल मस्ट। करने को तैयार नहीं है। नहीं, ये रियलिटीज हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मकसद क्या है, फौज क्या चाहती है कि पाकिस्तान का भला ना हो, जो शहादतें दे रहे हैं। और क्या सियासतदान जो है वो सारे गद्दार हैं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। मेरे ख्याल में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि सर देखें, अगर अभी हम जब बात कर रहे थे, आपसे मैंने पूछा कि आपसे पहले मैं डेफिनेशन पूछ रही हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम फौज को एक सियासी पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसे अवाम चूज नहीं करती। तो जैसे अवाम चूज करती है वही एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। नहीं, मैं कहने का मुराद ये है कि एक्सेप्टेंस मीन्स के हम इसको क्यों नहीं समझ लेते कि वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगी। हाँ, हम ट्रस्ट क्यों नहीं कर लेते, हम ये इस बात के मीन्स ऊपर कि ट्रस्ट आप क्यों नहीं उसको करते? एक्सेप्ट करें कि हमारे यहाँ सबसे पहले होता है, देखें मैं एक मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब आए, फलाने आए, नवाज शरीफ साहब आए, जरदारी साहब आए, वोटेवर, और आते रहेंगे लोग। एजुकेशन पे किसी ने मना किया है? नहरी निज़ाम को बेहतर बनाने में मना किया है? फॉरेस्ट के ऊपर मना किया है? आप निज़ाम जो अदल इंसाफ है उसको बेहतर बनाने के लिए मना किया है? नहीं किया ना। एक चंद चीजें हैं जिनके ऊपर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है कि जी डिफेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्टली वो रिलेटेड है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये हमारी नीड है, ये हमारी जो है नीड नहीं है। फिर आपका आ गया फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी में कश्मीर को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के, ये एक आध और मुल्क को छोड़ के, आपको अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, जापान के साथ, कोरिया के साथ मना किया किसी ने? क्या हासिल किया? आपके सफीर जो पता नहीं सदियों से बैठे हुए हैं अफ्रीका के अंदर, हमारे अफ्रीका के मुतल्लिक जो है ना, जीरो इंटरेक्शन है।
राइट। कुछ लोग सिर्फ टाइम पूरा करते हैं। तो जैसे ये बात है, जितनी बाकी रोडें बनाने के लिए क्या फौज ने मना किया है कि जनाब आप रोड ना बनाएं? तो फौज ने तो नहीं मना किया। ठीक है। तो हर चीज उन्होंने कही है, सिर्फ 3-4 एरियाज हैं जिस पे वो मशावरत चाहते हैं आप राइट। उनको। लेकिन जो हुकूमत आती है उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो अपनी मर्जी का मैं आर्मी चीफ लाऊं, क्योंकि ये अपनी मर्जी का थानेदार लाने की आदत है इनको। हम्म। सबसे पहले ओ जी एसएचओ मेरी मर्जी का होना चाहिए। क्यों कॉलेज के होना चाहिए? प्रिंसिपल भी आपकी मर्जी के होने चाहिए। ये कैमरा मैन है, लेट्स से हमारा ये एसएचओ है, हम्म। और अगर ये इंसाफ दे रहा है, लोगों को मेरिट के ऊपर डील कर रहा है, तो मैं क्यों कहूं कि मेरी मर्जी का, इसलिए क्योंकि ताकि मेरे जनाब काले मेरे काम जो है वो कवर हो मेरे सारे काले काम, मेरे सारे इलीगल काम जो हैं वो एसएचओ साहब जो हैं वो करेंगे। मैं जिसको कहूंगा आपके खिलाफ एफआईआर काट दूंगा, पता चलेगा जी आपने बकरी चोरी कर ली मेरी, राइट। ना मेरे पास बकरी थी और ना आपने कभी बकरी चुराई। राइट। तो ये चंद चीजें हैं जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि एक दूसरे की लेकिन सबसे पहले फौज के पीछे घुसते हैं कि मैं फौज के अंदर जो है अपनी मर्जी के वो करना शुरू कर दूं, मैं आईएसआई को कंट्रोल करना शुरू कर दूं। ये उसको अपने जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनाना चाहते हैं। ये नहीं होगा। ये नहीं होगा। लेकिन सर, जुडिशरी सिस्टम अगर वो मजबूत हो जाए तो आपके ख्याल में वो भी फौज से बालातर होना चाहिए? और क्यों नहीं कोई हुकूमत, खान साहब ने कैंपेन चलाई थी जुडिशरी सिस्टम के लिए और वो उसमें सबसे ज्यादा बुरे तरीके से नाकाम हुआ। जुडिशरी सिस्टम आपके ख्याल में अभी तक क्यों नहीं बेहतर हो सका? कंट्रोल तो नहीं कहना चाहिए, बेहतर हो सका पाकिस्तान में। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहां अमन नहीं आएगा, और जहां इंसाफ और अमन का फुकदान होगा वहां कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। हम फेस कर रहे हैं। हाँ, जुडिशरी आपकी इस टाइम पे 137th नंबर पे दुनिया में आ चुकी है, विच इज क्वाइट पैथेटिक। आज बनी आईनी अदालत, गालिबन 35-36 केस हैं टोटल जिसके लिए अदालत बनाई गई। और बहुत अब शोर मचा, कहीं बहुत से मुश्किल से गलत बनी। शुरू हुई। उनकी 65 साल से उम्र करके 68 करती थी गालिबन। क्यों? या तो सबकी करते, यानी कि जब तक तुम हमारी मर्जी के सिलसिला होगा, हो सकता है तुम्हारी 3 साल मजीद भी हो जाए। राइट। ठीक है, आज हमारे पास मिसालें देने के लिए जुडिशरी के अंदर कौन लोग हैं? जस्टिस भगवान दास, जस्टिस कॉर्नेलियस, दुरा पटेल। राइट। क्या वजह है कि कोई और लोग भी होते तो कितना अच्छा होता। कितना अच्छा। राइट। दिस इज एक्चुअली पैथेटिक। तो अब मसला यहाँ यह है कि जुडिशरी को अगर आपने बाउंड किया, अब जुडिशरी का यही अलमिया देख, आपके जो लोअर कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो जजेस हैं वो तमाम के तमाम बकायदा कोशिश करके एक बकायदा तरीके से आते हैं, और उन्होंने जो एब एंड फ्लो देखा होता है, उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे होते हैं। 99.9% उनमें से हाई कोर्ट नहीं जाते, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कौन जज होते हैं? जो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के या तो वकील रह चुके होते हैं, या किसी के उन बड़े बड़े नामवर लोगों के वो वकील रह चुके होते हैं, लॉ फर्म्स चला रहे होते हैं, और उसके बाद उनको जज बना दिया जाता है। तो यहीं से आपका जुडिशियल निजाम तबाह हो जाता है। फौज जुडिशरी में क्यों नहीं आती? इसको सपोर्ट क्यों नहीं करती? इसको मजबूत करने के लिए काम क्यों नहीं करती? अभी हमने रिसेंटली देखा है आपके फॉरेन अफेयर्स कितने बेहतर हो गए हैं पिछले 2-3 सालों में। आप कहाँ था पाकिस्तान और कहाँ पहुंच गया? एवरीवन नोज इसकी डिटेल जो भी है। जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी काम क्यों नहीं कर रहा? फौज भी आपकी स्ट्रांग हुई, आपका फॉरेन ऑफिस भी स्ट्रांग हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप डिफेंसिव मोड से आके ऑफेंसिव मोड पे आ गए। आपने जो 20 साल 25 साल की जो एक थ्योरी चल रही थी डिफेंसिव डिफेंस की, आपने उसको ऑफेंसिव डिफेंस पे ले आए। दिस क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू प्रेजेंट आर्मी चीफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने जो है एग्रेसिव पॉलिसी दिखाई। ईरान से हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वहां उन्होंने हम पर मिसाइल फेंके, हमने भी फेंके रज के। वो अफगानिस्तान से हुआ, हमने भी अफगानिस्तान को जवाब दिया। इंडिया ने किया, बहुत करारा जवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज अ गुड साइन। पाकिस्तान को अंडरडॉग बनाया हुआ था इन्होंने। पाकिस्तान उठ के आके उन्होंने बताया कि जो हम तुम्हें देख लेंगे। तो मेरे ख्याल में जो कौम के पैसे थे वो पूरे हो गए। जो कहा जाता था कि जी हम तो फौज को ऊपर खर्च करते हैं, ये करते हैं, ऑल्दो के उसमें बहुत सारी फिक्टिशियस फिगर्स हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल गलत है। वो तो इदारा शुमारियात मौजूद है, वहां जाके चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कितने % डिफेंस बजट है। तो दूसरा उसके अंदर जो है जुडिशरी का, देखें फॉरेन ऑफिस के ऊपर इसी तरह एग्रेसिव फॉरेन, मैं इसको फॉरेनर्स ऑफिस कहता था। ये दफ्तर खारजी था, न कि खारजा, लेकिन अब ये दफ्तर खारजा बना, एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट। हाँ, और अब जुडिशरी को फौज को सपोर्ट करें। फौज को मेरे ख्याल में
शायद कोई खदशात हों या कुछ हों। देखिए फ़ौज को भी मेरे ख़्याल में अपने अंदर अब एक जो उनका ऑलरेडी सिस्टम बहुत अच्छा मौजूद है, लेकिन उनको अब ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि एक मज़बूत जुडिशरी ही एक हुँ, मज़बूत पाकिस्तान की ज़ामिन हो सकती है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब पॉलिटिसाइज़्ड जजेस आते हैं, हुँ, तो फिर उन्होंने पॉलिटिसाइज़्ड फ़ैसले ही देने होते हैं। एग्ज़ैक्ट अगर लोअर सेक्शन से जिस तरह से आप देखिए ना, ये तो ऐसे ही है कि मैं एक लड़का था जिसने पहले आईएसएसबी क्लियर किया, फिर आईएसएसबी क्लियर करने के बाद मैं चला गया पीएमए में, पीएमए में मैंने ट्रेनिंग ली, फिर मैं इन्फेंट्री स्कूल चला गया या स्कूल ऑफ हुँ, आर्मर चला गया, वहाँ से मैंने जो है बतौर कप्तान फिर मेरे जो है मिड टर्म कैरियर कोर्स आए, फलाना-फलाना और यस, मैं ब्रिगेडियर तक पहुँच गया। लेकिन जब जनरल बनने की बारी आई तो पता चला कि वो कोई लेट्स से कि कोई सिविल से कोई बंदा आके जनरल बन गया। एग्ज़ैक्ट ये ऐसा ही है। यस, इसी वजह से जुडिशरी जो है वो खराब हो रही है और उनके जो फैसले हैं उनके ऊपर लोगों को एतबार नहीं रहा। खतरनाक बात है कि आप जो है अगर जुडिशियल सिस्टम पर सर एतबार उठ गया कौम का, जो कि जो उठ कि चुका है, उठ चुका है। हाँ जो कि जी, उठ चुका है, यस, तो फिर आपको रेवोल्यूशन से कोई नहीं बचा पाएगा। आपके गिर्दो-नवाह में रेवोल्यूशन चक्कर लगा रहा है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुँ, तालिबान, इंडिया के अंदर कॉकरोच जनता, हुँ, जेन ज़ी, आपके ईरान के अंदर अभी पासदारान, इधर अर्जेंटीना में, हंगरी में, अमेरिका के अंदर हर जगह जवान। राइट, तो पाकिस्तान कैसे बच सकता है? हुँ, ये अनएस्केपेबल है। हुँ। ये कब तक चुप या कंट्रोल करा सकते हैं? आप नहीं आप करा कब तक सकते। कराएँगे? इरप्ट करेंगे। हुँ, इसलिए जुडिशरी एक ऐसी चीज़ है और मेरी तो पार्टी का मंशूर है, हुँ, हिफ़ाज़त, कफ़ालत और अदालत। राइट, ये मेरा असूल है हुँ, कि बग़ैर अदालत के और फिर हिफ़ाज़त तो एक मेरे ख़्याल में स्टेट की ज़िम्मेदारी है। सिर्फ़ हिफ़ाज़त ये नहीं है कि जनाब जान की हिफ़ाज़त, उसके माल की हिफ़ाज़त, एग्ज़ैक्टली, उसके तशख़्ख़ुस की हिफ़ाज़त। हुँ, आज है क्या? नहीं, 47 और कफ़ालत 47% लोग वो हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं और हम 47% किसको कहते हैं? 47% हम उसको कहते हैं जो 8,500 रुपए कमा रहा है। हुँ, जनाब वज़ीर ख़ज़ाना साहब, अगर मैं आपको 8,500 रुपए दूँ, तो आपका तो गुज़ारा हो जाएगा ना? आपका 1 घंटे का खर्चा इतना नहीं है। एक आदमी सारा घराना चलाता है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गॉड सेक। उस हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं 70+% बनता है। एग्ज़ैक्टली। आप मुझे बताएँ कि 2 वक़्त की रोटी नहीं और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी भूखे पेट नहीं सोता, ये वाहिद मुल्क है। और सबसे पहले हम कहा कवर जाता है, करने के लिए ऐसी बातें नहीं फलाने करते हैं। आदमी को कहा जाता है आप खर्चा कम करें, बिजली आप ना चलाएँ गर्मियों में, हुँ, एसी ना चलाएँ। ये लिखा हुआ आता है बाकायदा, मैं हुँ, इश्तिहार लगा मैं उस पे हँसता हूँ। गैस न का इस्तेमाल न करें सर्दियों में, हुँ, गैस का इस्तेमाल सर्दियों में और बिजली का इस्तेमाल गर्मियों में ना करें, तो फिर कब करें? तो फिर कब करें? मतलब फिर ये गीज़र कब जलाना है मैंने? हुँ, हुँ, गर्मी तपती दिनों में जब मैं अभी 48 डिग्री है तो मैं उसमें चलाऊँ गीज़र और सर्दी में जहाँ टेम्परेचर जो है वो 0 के करीब हो, तो मैं एसी चला लूँ। ये क्या है? आप ना चलाएँ ना हज़ूर। आपने जो जो आप ये कह रहे हैं पता चले कि जनाब हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है सुज़ुकी गाड़ी में चल रहा है। राइट, हमारा वज़ीर-ए-आज़म वो 55 रुपए लीटर पेट्रोल था वो हुँ, जनाब वो जहाज़ का। 55 प प ल ल रुपए जो है वो पड़ रहा था उनको किलोमीटर। ये एग्ज़ैक्टली, कौन-सा हेलीकॉप्टर था? हुँ। हमें भी दे दें कौम को अगर इतना सस्ता है तो हम हमें जो है वो 3-3 सौ रुपए का और पेट्रोल हम डलवा इतनी दें। लंबी-लंबी देर जो है वो सड़कों में ब्लॉक सड़कों के रहते ऊपर हैं। हम अपने हेलीकॉप्टर खड़ा करें छत के ऊपर निकल जाएँ। सस्ता भी यस, पड़ेगा, टाइम भी हुँ। कंज़्यूम नहीं होगा।